नमस्कार है सभी को। स्वागत करती हूँ कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। हिंदी में जो पाठ झांसी की रानी, पाठ संख्या 8, पुस्तक क्षितिज, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी पाठ को हमने पढ़ा और समझा। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है, वो हम कोशिश करते हैं करने की कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर मैंने पुस्तक का फ़ोटो लिया है, पिक्चर ली है। उस आधार पे आप देख सकते हैं कि ये सारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं और कुछ अन्य प्रश्नोत्तर हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, तो उनको हम करने की कोशिश है वो करेंगे। तो देखिए, हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को उत्तर सहित देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी? तो याद रखना है, लक्ष्मीबाई नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। नाना पेशवा जो कि कानपुर के शासक थे। लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? तो लक्ष्मीबाई की सहेली मुंदरा थी और अन्य नाम भी आप लिख सकते हैं, काना और मुंदरा। ठीक है, काना और मुंदरा। तो लक्ष्मीबाई की एक खास सहेलियाँ थी जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में जो है लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेल खेलती थी? तो आपकी जो हमने पाठ पढ़ा है उस पाठ के अंदर भी लिखा हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन में व्यूह रचना, किलों को घेरना, तलवार, बर्छी, कटार चलाना, इसके अलावा शिकार करना और तलवारबाजी करना और कई प्रकार की नकली व्यूह रचना करके युद्ध कौशल को सीखना, ये सारे खेल हैं वो लक्ष्मीबाई बचपन में खेलती थी। झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया था? तो झांसी के राजा की मृत्यु पर लॉर्ड डलहौजी जो कि अंग्रेज अधिकारी था और यहाँ पर प्रतिनिधि बनकर आया था ब्रिटिश सरकार का, वो हर्षाया था। हर्षाया यानी मन ही मन प्रसन्न होना। ठीक है। देश में व्यापारी बनकर कौन आए थे? देखिए, देश में व्यापारी बनकर अंग्रेज आए थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में भारत की तरफ व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन इंग्लैंड में कुछ व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक व्यापारी कंपनी बनाई और भारत में अनेक वस्तुएं यूरोप में निर्यात करने लगे भारत से। तो ये यहाँ पे कंपनी है वो व्यापार करने के लिए आई थी और बाद में धीरे धीरे उस कंपनी ने यहाँ पर अपने पांव पसार लिए और यहाँ की कमज़ोर स्थितियों को भांपते हुए कंपनी ने यहाँ पर अपना एक साम्राज्य है यहाँ पर खड़ा कर दिया था। तो ये व्यापारी बनकर अंग्रेज आए थे, फिरंगी आए थे, या फिर कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन से आई थी। नेक्स्ट है प्रश्न कि बेगमें और रानियाँ और बेगमें क्यों रोती थी? रानियाँ और बेगमें अपमान के कारण रोती थी। इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान राजाओं और नवाबों के राज्यों पर अधिकार करने के साथ ही वहाँ से रानियों और बेगमों के आभूषण और मूल्यवान वस्त्र लूट लिए। देखिए, अंग्रेजों ने बहुत सारे ठिकानों पे, बहुत सारी रियासतों के ऊपर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के पश्चात जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार, कुशासन के कई प्रकार के आरोप लगाए और साथ में जो बहुमूल्य आभूषण थे जो उनको फ़ायदा पहुंचाने वाले थे, उन आभूषण वस्त्रों को भी उन्होंने लूट लिया और फिर उन्हें कोलकाता के बाज़ारों में सरेआम नीलाम करके धन कमाया करते थे। इसी अपमान के कारण रानियाँ और बेगमें रोती थी। तो ये कारण था। रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की थी। ठीक है, मराठा थी और महाराष्ट्र के लोग भवानी या माँ पार्वती को अपनी कुल देवी मानते थे, अतः रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी भी भवानी ही थी। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थी? महारानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र के वीर पुरुषों में शिवाजी सबसे अधिक प्रसिद्ध और सम्माननीय थे। शिवाजी को हम इतिहास में अच्छे से समझ सकते हैं कि उन्होंने औरंगजेब को भी छका लिया था और औरंगजेब उनका जीवन भर शत्रु बना रहा, लेकिन फिर भी वो मुगलों के आगे झुके नहीं थे। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब और दक्षिण के अनेक हिंदू विरोधी शासकों से संघर्ष किया था। उनकी वीरता और चतुराई की कहानियाँ रानी लक्ष्मीबाई को जवानी याद थी क्योंकि वो उन्हें अपना आदर्श मानती थी। फिर है कि राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गई थी? राजमहल जो कि झांसी का राजमहल, ठीक है, और लक्ष्मीबाई जब रानी बनकर झांसी आई थी तब राजभवन में प्रसन्नता का उजाला छा गया था।
उजियाली छा गई थी, चारों तरफ खुशियां मनाई गई थी, किंतु समय का चक्र ऐसा बदला कि राजभवन में दुख की काली घटा छा गई। झांसी के राजा का रोग के कारण देहांत हो गया। झांसी के राजा गंगाधर मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा की निसंतान मरने से विधवा रानी लक्ष्मीबाई शोक में डूब गई और सारे राजभवन में शोक की काली घटा छा गई। यानी लक्ष्मीबाई और झांसी के ऊपर दुख के बादल छा गए। रानी के साथ किन सखियों ने युद्ध किया था? रानी के साथ सखियां यानी सहेलियां। जब अंग्रेजी सेना ने झांसी पर आक्रमण किया तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी दो प्रमुख सखियां थी, जो वीर वेश में, अर्थात वीर वेश यानी वो भी मर्दाना वेश में ही थी, जिन्होंने जिरे बख्तर धारण कर रखे थे और मर्दाना रूप धारण करके घोड़े पर सवार होकर वो भी लड़ रही थी। तो जो वीर वेश में युद्ध करने गई, इन दोनों का नाम कान्हा और मुंद्रा था। प्रश्न पूछा जाता है लक्ष्मीबाई की सखियां कौन कौन सी थी, तो कान्हा और मुंद्रा याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मीबाई बचपन में क्या क्या खेल खेलती थी, क्या करती थी? देखिए कि बचपन में लक्ष्मीबाई नाना के साथ खेलती थी। वो उनको अपना भाई मानती थी। नाना साहब, पेशवा नाना साहब, जो कि बाजीराव के पुत्र थे, उन्हें अपना भाई मानती थी। उन्हीं के साथ वो खेलते पढ़ते उठते बड़ी हुई थी और ऐसे में नाना के साथ खेलती और पढ़ती थी। अस्त्र शस्त्र ही उनकी सहेलियों के समान थे। वो अस्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्याओं को वो सीखी थी। नकली युद्ध, ठीक है, या शक्ली है, आप नकली कर दीजिए। नकली युद्ध व्यूहों की रचना करना, यानी इस प्रकार से खेल खेलना कि अगर सामने शत्रु है और उसने चारों तरफ से घेर लिया तो उन्हें उस व्यू में से बाहर कैसे निकलना, व्यू अर्थात घेरा, कि उस घेरे में से उन्हें बाहर कैसे निकलना है। शिकार खेलना, नकली सेना का घेराव करना, नकली दुर्गों को तोड़ना आदि उनके प्रिय खेल होते थे। यानी वो एक वीरांगना थी और उसके अंदर सारे के सारे लक्षण हैं वो वीर पुरुषों वाले उसके अंदर मौजूद थे। सॉरी। कविता के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों और अत्याचारों का वर्णन कीजिए। हमने झांसी की रानी कविता पढ़ी है और उसी आधार पे हमको अंग्रेजों की नीतियों के बारे में समझना है कि अंग्रेज एक कंपनी बनाकर भारत में व्यापार करने आए थे और कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय के भारतीय शासकों से आज्ञा लेकर वे व्यापार करने लगे। उस समय अंग्रेज है वो बेचारे बन के आए थे, छोटे से व्यापारी बन के आए थे। यहाँ पे भारत में मुगल साम्राज्य था और मुगल साम्राज्य अपने समय का, उस समय का भव्य साम्राज्य माना जाता था। यहाँ तक कि अंग्रेजों को मुगल साम्राज्य ने कभी कुछ समझा ही नहीं था। लेकिन ये अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ पर आके जब यहाँ पे वो शक्तिशाली स्थिति में आ गए तो फिर यहाँ पे स्थितियाँ उन्होंने पूरी बदल के रख दी। व्यापार करने आए थे। उस समय के भारतीय शासकों से आज्ञा लेकर वे व्यापार करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं के आपसी मामलों में दखल देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया, देशी राज्यों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज प्रशासक लॉर्ड डलहौजी ने नियम बनाया कि जिन राजाओं की कोई संतान नहीं होगी उनकी मृत्यु पर उनका राज्य है वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। झांसी के राजा की मृत्यु के पश्चात झांसी के साथ भी लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा ही किया। अंग्रेज देशी रियासतों की रानियों और बेगमों के आभूषणों और वस्त्रों पर अधिकार करके उन्हें नीलाम करते थे। वे भारतीय राजाओं से कर वसूलते थे। धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा कर दीजिए, महाराष्ट्र का सतारा, बंगाल और मद्रास के ऊपर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से अंग्रेज जो है अनेक रियासतों के खिलाफ उन्होंने अपने षड्यंत्र रचे और उनके राज्यों को अपने जो है राज्य में मिला लिया, अंग्रेजी राज्य में मिलाया और कहीं भ्रष्टाचार, कुशासन इत्यादि नीतियां उन्होंने लागू की और वहीं कुदृष्टि, गिद्ध दृष्टि उनके राज्यों के ऊपर थी। तो जैसे ही उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उन राज्यों को अपना हिस्सा बना लिया और इस प्रकार से बहुत सारे राजा, महाराजाओं और रानियों और बेगमों का उन्होंने भरपूर अपमान भी किया। स्वतंत्रता की चिंगारी में किन किन सपूतों ने लोहा लिया था? अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने और राजा नवाबों के राज्य छीनने से सारे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश पनपने लगा। किन किन सपूतों ने लोहा लिया था? देखिए, आक्रोश यानी गुस्सा। जब डलहौजी ने झांसी पर कब्जा करना चाहा तो स्वतंत्रता की चिंगारी महायज्ञ की ज्वाला बन गई। यानी झांसी पर जब अंग्रेजों ने कब्जा करना चाहा
या कह सकते हैं कि झांसी जैसे अनेक राज्यों के ऊपर जब अंग्रेजों ने ऐसे कब्जा करना चाहा तो धीरे धीरे देश की जनता के मन में गुस्सा आक्रोश भर गया और फिर ऐसी चिंगारियां महायज्ञ की ज्वाला बन गई। इस संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई सहित अनेक भारतीय सपूतों ने अपनी आहुतियां दी। आहुतियां यानी अपने आप की बलिदान, अपने आप की शहादत दी, बलिदान दिया। इसमें प्रसिद्ध नाम थे नाना साहब, धुंधुपत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, मौलवी अहमद शाह, ठाकुर कुंवर सिंह इत्यादि। ठीक है, ये सब लोग थे जिन्होंने अपने आप को इस बलिवेदी पर जो है न्यौछावर कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए। लक्ष्मीबाई किस प्रकार से युद्ध करती थी, उनके अंदर क्या क्या कुशलताएं थी, तो वो हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की बचपन से ही अस्त्र शस्त्र संचालन, व्यूह रचना, सैन्य घेरना आदि सैन्य क्रियाकलापों में बहुत अधिक रुचि थी। वह अंग्रेजों से युद्ध हुआ जब, तो उनके युद्ध कौशल का प्रमाण भी सामने आया कि अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वो मर्दाना वेश में बहुत वीरता के साथ लड़ी थी और वॉकर को उसने घायल कर दिया था। वहीं स्मिथ जब आया तो वो भी डर गया, लेकिन हीरोज के आने से वहाँ पर पासा पलट गया। तो वॉकर भी एक बार तो दंग रह गया था कि एक वीरांगना, एक स्त्री इस प्रकार से कैसे युद्ध कर सकती है। जब अंग्रेज सेनानायक लेफ्टिनेंट वॉकर ने रानी को दुर्बल नारी समझने की मूर्खता की तो तलवार लेकर रानी उस पर टूट पड़ी और वॉकर को घायल होकर वहां से भागना पड़ा। इसी प्रकार रानी ने स्मिथ को भी अपने युद्ध कौशल से परास्त कर दिया। जब यूरोज, जिसका नाम था यूरोज, जो कि ये भी एक सेनापति था अंग्रेज, यूरोज रानी को पीछे से घेर लिया तो रानी घबराई नहीं। वह मारकाट मचाती हुई फिर भी अंग्रेजी सेना के घेरे से निकल गई और अंत में अकेली रानी पर अनेक अंग्रेज सैनिकों ने मिलकर आक्रमण कर दिया और रानी वीरतापूर्वक संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। यहाँ पर भी रानी हार नहीं मानती, लेकिन चूंकि उसका घोड़ा नया था और आगे नाला आ गया था और घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो रानी अपने घोड़े को सुरक्षित स्थान से बाहर नहीं निकाल पाई और ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने और उसके सैनिकों ने घेर कर रानी को चारों तरफ से घायल कर दिया। इस प्रकार से संघर्ष करती हुई वो वीरांगना वीरगति को प्राप्त हुई। मिला तेज से तेज, तेज से तेज यानी कि प्रकाश से प्रकाश का मिल जाना। कवित्री ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई कोई साधारण नारी नहीं थी, साधारण स्त्री नहीं थी। कवित्री ने उसे लक्ष्मी, दुर्गा और वीरता का अवतार है वो माना है। बचपन से ही उसकी तेजस्विता के प्रमाण मिलने लगे थे कि वो एक साधारण लड़कियों की तरह नहीं जी, बल्कि उसके अंदर ऐसे ऐसे गुण मौजूद थे जो कि एक मर्द के अंदर, एक वीर पुरुष के अंदर, एक बहादुर पुरुष के अंदर वो गुण मौजूद होते हैं। तो वैसे गुण लक्ष्मीबाई के अंदर मौजूद थे। उसने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए रणभूमि में शत्रुओं को परास्त करते हुए वीरगति पाई थी। वीरगति यानी बलिदान ही हो गई थी, बलिदान हो गया, मतलब दे दिया था, देश के लिए कुर्बान हो गई थी। इसी कारण रानी की चिता से उठती तेजमयी अग्नि की लपटों के रूप में उसका तेज परमात्मा रूपी परम तेज में विलीन हो गया। यानी वो स्वयं एक तेजस्वी नारी थी, वो स्वयं तेज और प्रकाश से भरी हुई थी, प्रकाश पुंज थी और ऐसे में वो वीरता और दुर्गा और देवी का अवतार है वो थी। और जब उसकी शहादत के बाद जब मृत्यु की चिता पर जब रानी को लिटाया गया तो तेज से तेज मिल जाना, यानी उसका तेज है वो परमात्मा रूपी तेज में विलीन हो गया। आत्मा है वो परमात्मा में तेजस्विता के साथ है वो विलीन हो गई। महान आत्माओं के देहावसान पर ऐसा ही माना जाता है। तो रानी भी कोई साधारण नर नारी नहीं, बल्कि वो एक महान आत्मा थी। डलहौजी के प्रसन्न होने का क्या कारण था? झांसी के राजा के बिना संतान मरने पर डलहौजी को झांसी पर अधिकार करने का अवसर मिल गया, यही उसकी प्रसन्नता का कारण था, क्योंकि वो एक जो है अत्याचारी शासक था, हड़प नीति रखता था। यानी हर किसी का कुछ भी मिल जाए तो उसे अपनाओ, उस पर हड़प कर अपना अधिकार कर लो। तो इस प्रकार से वो मनी मन प्रसन्न हो गया। अंग्रेज भारत में किस लिए आए थे? तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे। डलहौजी ने भारतीय राजाओं और नवाबों के साथ कैसा व्यवहार किया था? तो डलहौजी ने भारतीय राजाओं और नवाबों के साथ अपमान करना प्रारंभ कर दिया। कमजोर शासकों की स्थितियों को भांपते हुए डलहौजी ने उनके राज्यों के ऊपर अधिक से अधिक कर नीति लागू की, उनके ऊपर कुशासन और अनाचार और अत्याचार का आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, दत्तक निषेध प्रथा लागू करके राजाओं की जिनकी संतान नहीं होती थी, जिनके उत्तराधिकारी नहीं होते थे, उन राजाओं को अपनी रियासतें हैं वो छोड़नी पड़ी, या उनकी मृत्यु के पश्चात वो रियासत भी उन्होंने हड़पने की नीति सोची। तो इस प्रकार से वो भारतीय राजाओं और नवाबों का अपमान है वो करना शुरू कर दिया था उसने।
1857 में अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित अखबारों में क्या छपा करता था? तो अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित अखबारों की जो खबरें थी वो राजा और रानियों के अपमानों की खबरें हुआ करती थी। उन दिनों अंग्रेजी अखबारों में रानियों और बेगमों के आभूषण और वस्त्रों की नीलामी के अखबार में समाचार छपा करते। तो ये एक प्रकार से उनका अपमान था स्थानीय राजाओं का, स्थानीय शासकों का और बेगमों का। प्रश्न संख्या आप सीरियल के अकॉर्डिंग देखें। 1857 के संग्राम से पूर्व भारत में और महलों के निवासियों की मानसिक दशा कैसी थी? तो यहाँ पर भारत में कुटियों में और महलों में दोनों स्थितियों को बताना है। कुटिया यानी गरीबों के घरों में और राजमहलों में कि कुटीवासी निर्धनता, गरीबी और बेकारी से दुखी थे और महलवासी राजा नवाब है वो अपमान से आहत थे। 1857 में रणचंडी का रूप किसने धारण किया था या रणचंडी का आह्वान किसने किया था? तो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए रणचंडी यानी युद्ध का आह्वान है वो किया था। किनकी कुर्बानियों को अंग्रेज जुर्म बताते थे? तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में आत्म बलिदान करने वाले वीरों की कुर्बानियों को अंग्रेज आज जुर्म या अपराध बताते। कारण क्या था कि उस समय भारत के अंदर अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो भी खड़ा होता था वो अंग्रेजों की नज़र में जुर्म हुआ करता था। भले ही वो आत्म बलिदान क्यों न दे दे स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन वो उन्हें विद्रोही समझते थे, वो इन्हें जो है उनके खिलाफ खड़े होने वाले या सिर उठाने वाले मानते थे। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति की फलस्वरूप बहुत सारे जो है लोगों ने, बहुत सारे वीर पुरुषों ने अपना बलिदान दिया था। हालांकि वो राष्ट्र के लिए काम आ गए, राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए, लेकिन अंग्रेजी शासन की नज़र में ये बलिदान नहीं था बल्कि ये जुर्म था, ये कुर्बानी उनके लिए अपराध थी। वॉकर को हैरानी किस बात की हुई थी? तो एक स्त्री जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई के अप्रत्याशित पराक्रम को देखकर वॉकर को हैरानी हुई थी, क्योंकि उसे आशा नहीं थी कि एक स्त्री मर्दाना रूप में वो इस तरह से लड़ सकती है कि वॉकर जैसे एक जो है सेनापति, जो कि सेना की कमान जिसके हाथ में थी और उसको भी वो हरा सकती है, उसको भी वो युद्ध में जो है प्रताड़ित करके उसे भी भागने पर विवश कर सकती। तो इसे देखकर वॉकर को बड़ी हैरानी हुई थी। रानी की सखियों ने युद्ध में क्या भूमिका निभाई थी? तो रानी की सखियां थी कान्हा और मुंद्रा, और उन्होंने युद्ध में अंग्रेजी सेना पर जमकर प्रहार किए थे। यानी कि यहाँ पर अंग्रेजी सेना के छक्के हैं वो छुड़ा लिए थे रानी के साथ इन दोनों वीरांगनाओं ने। रानी के सामने अचानक क्या संकट आ गया था? रानी जब दोनों तरफ से घिर गई थी, एक तरफ आगे स्मिथ था और पीछे यूरोज आ गया था, और ऐसे में रानी ने वो सैन्य जो चक्र था उसको घेरा, वो निकली, उसमें से निकलकर भागने में तो वो सफल हो गई, लेकिन तभी जब रानी आगे बढ़ रही थी घेरों को तोड़कर, तभी एक नाला आ गया और उसका घोड़ा वहीं रुक गया। इस प्रकार से रानी आगे नहीं बढ़ पाई और फिर वो अंग्रेजों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर रानी के ऊपर ये महासंकट था कि वो अपने आप की रक्षा करने में आगे, घोड़े के कारण वो अपने आप को सफलतापूर्वक है वहाँ से नहीं ले जा पाई। रानी ने कैसे वीर गति प्राप्त की थी? पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिकों ने एक साथ रानी पर वार करना आरंभ कर दिया और रानी जो है या सिंहनी या शेरनी वो घायल होकर गिर गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। प्रश्न संख्या जो है इम्पोर्टेंट है आपका, ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी कवित्री के इस कथन का क्या आशय है? तो हम देखते हैं कि भारतीय शासक अंग्रेजों की मनमानी, छल कपट और अपमानजनक व्यवहार को सहते आ रहे थे। हमेशा अंग्रेज है वो भारतीय शासकों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, उनका अपमान करते रहते थे। किंतु 1857 में राजा और नवाब ही नहीं बल्कि आम भारतीय जन भी अंग्रेजी अत्याचारों से दुखी होकर अंग्रेजी सत्ता से टकराने को तत्पर हो गए। उस समय ऐसा लगा कि निरंतर पराधीनता से निराश और जर्जर भारत में नई जवानी, नए उत्साह और नए साहस का संचार हो चुका था। तो कवित्री ने इसीलिए ये कहा है कि बूढ़े भारत में यानी अत्याचारी शासन के विरुद्ध है अब लोगों में चेतना जागी थी, अब लोगों में जो है नवीन विचारधारा जागृत हुई थी कि ऐसे ये शासन नहीं चल सकता, बल्कि अब उनके खिलाफ है वो साहस के साथ लड़ना होगा। झांसी के राजमहल में पहले उजियाली छाई और फिर काली घटा घिराई, ऐसा क्यों हुआ? कविता के आधार पर उत्तर लिखिए।
जब झांसी में लक्ष्मीबाई रानी बनकर आई तो राजभवन में ही नहीं बल्कि संपूर्ण झांसी के अंदर उल्लास का उजाला छा गया। संपूर्ण झांसी के अंदर खुशियां मनाई गई। राजा के उत्तराधिकारी की आगमन की आशा भी जाग उठी कि अब झांसी का कोई वारिस बनेगा, कोई उत्तराधिकारी होगा, राजा जी की संतान होगी। परंतु जब निसंतान ही राजा जी की मृत्यु हो गई तो राजभवन में ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण झांसी के अंदर शोक की काली घटा वो छा गई। तो इस प्रकार से ये उजाला जो है पहले छाया रानी के आने पर और बाद में जब राजा जी की मृत्यु रानी के निसंतान होने पर संपूर्ण झांसी वीरान और शोकमग्न हो गई और फिर इस प्रकार से झांसी में शोक की काली घटा छा गई। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। डलहौजी की कुटिल नीति के कारण झांसी की रानी अपने पद और अधिकार से वंचित होगी। डलहौजी ने जो है कुशासन की नीतियाँ गोद निषेध प्रथा लागू की थी और उसने झांसी की रानी के साथ खिलवाड़ किया, उसकी अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया और पद और अधिकार से उसे वंचित कर दिया। उसके साथ एक दासी जैसा व्यवहार हुआ, जबकि अंग्रेजी सत्ता जो स्वयं दासी बनकर भारत में आई थी अब दासी झांसी की रानी या स्वामिनी बन गई थी। ये बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति थी। ये विधि का विधान ऐसा था कि जो अंग्रेजी सत्ता भारत में गुलाम बनकर आई थी, व्यापारी बनकर आई थी, अजनबी बनकर आई थी, वो आज यहाँ के शासकों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर रही थी। तो रानी के साथ भी उसने ऐसा ही व्यवहार कर दिया था। डलहौजी की उत्तराधिकारी सहित भारतीय राज्यों पर अधिकार कर लेने की नीति का क्या परिणाम हुआ, लिखिए। उत्तराधिकार रहित यानी जो उत्तराधिकारी नहीं थे और जिनके संतान नहीं होती थी उनके राज्यों के ऊपर किस प्रकार जो है डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा लागू की थी और उसके क्या परिणाम हुए, देखिए। धीरे धीरे भारत की अनेक रियासतों और अंग्रेजी सरकार का कब्जा होता चला गया। वो रियासतें जिन्होंने या तो सहायक संधि की शर्तों से खिलवाड़ किया था, सहायक संधि जो कि अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड वेलेजली ने लागू की थी, और अंग्रेजों ने सहायक संधि के माध्यम से अपना एक एजेंट है वो इन शासकों के यहाँ रखते थे और ऐसे में वो एजेंट है यहाँ की सारी कमजोरियों को भांप लेता था और फिर धीरे धीरे जो है उनके राज्यों के ऊपर अपना किस प्रकार से अधिकार करना किया जाए वो फिर कुटिलतापूर्वक इसमें काम करते थे। और फिर वहीं डलहौजी वेलेजली के बाद जब डलहौजी आए तो डलहौजी ने तो साम्राज्यवादी नीति को अपना लिया और साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत जो उसके लिए फायदेमंद राज्य थे वो उन्हें हड़प लेना चाहता था, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो अवध हो या चाहे वो मध्य भारत का हिस्सा हो, चाहे वो कोई भी राज्य क्यों ना हो, वो उन्हें अपनी नीति के अनुसार है उनके ऊपर अधिकार करके अधिक से अधिक लाभ कमाना, अपने राज्य का विस्तार करना, अंग्रेजी सत्ता का विस्तार करना चाहता था। तो यहाँ पर कई रियासतों के ऊपर अंग्रेजी सरकार ने अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने देसी राज्यों से सत्ता ही नहीं छीनी अपितु उनकी मान मर्यादा को भी तार तार कर दिया, उनका अपमान किया। बेगमों और रानियों के आभूषणों को और वस्त्रों को भरे बाजार में नीलाम किए जाने पर उन जो पर्दानशीन जो रानियां और बेगमें होती थी उनका अपमान किया। इस अन्याय के परिणाम स्वरूप राजवंशों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो प्रारंभ हो गया। रानी लक्ष्मीबाई का किन अंग्रेज सैन्य अधिकारियों से युद्ध भूमि में सामना हुआ था, तो पहला तो था वॉकर, फिर स्मिथ और तीसरा ह्यूरोज। ठीक है, तो रानी ने इन पर कैसे पार पाई, तो सर्वप्रथम रानी का सामना वॉकर हुआ था जो अंग्रेज सेनापति था, अपनी सेना के साथ आया था। वह रानी से युद्ध में पराजित हुआ और घायल होकर भाग गया। फिर रानी ने स्मिथ को धूल चटाई, वो भी एक सेनापति था, जनरल था, जो कि सेना का बहुत बड़ा जो है पदाधिकारी होता है, सबसे बड़ा पदाधिकारी जनरल था। और जनरल को भी उसने नाकों तले चने चबा दिए और उसको भी धूल चटाई, यानी जनरल भी एक तरह से कौतूहल से भर गया कि एक वीरांगना ऐसे कैसे लड़ सकती है। इसके पश्चात जब स्थितियां रानी के अनुकूल ही थी कि अचानक से यूरोज ने रानी को पीछे से घेर लिया और फिर रानी ने फिर भी हार नहीं मानी, वह मारकाट करते हुए आगे निकल गई। तो इस प्रकार से रानी ने इन सब का सामना किया और आगे भी निकली, लेकिन फिर जो है स्थितियाँ रानी के अनुकूल नहीं रही। भाग्य रानी के विरुद्ध था, इस कारण उसको रणभूमि में प्राण त्यागने पड़े। वीर गति प्राप्त करने के समय रानी के सामने क्या विषम परिस्थितियां थी, बताइए। रानी अंग्रेजी सेना के चक्रव्यूह को तोड़कर निकल चुकी थी। यदि भाग्य साथ देता तो उसके सामने अप्रत्याशित संकट न खड़ा होता। रानी का नया घोड़ा था और घोड़ा अड़ गया जब नाला देखा तो, और ठिठक गया, उसे पार नहीं कर पाया। अंग्रेज सैनिक आ पहुंचे और रानी को घेर कर प्रहार करने लगे। रानी ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया और अपने प्राण है वो त्याग दिए। तो इस प्रकार से रानी है वो वीरगति को प्राप्त हुई। अंतिम प्रश्न है हमारा ये,
कि झांसी की रानी कविता के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई की चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो हम लक्ष्मीबाई का चरित्र क्या था, कौन कौन से उनके अंदर गुण भरे हुए थे, उन गुणों को समझते हैं। देखिए, रानी की चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, कि सैन्य गतिविधियों में रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही सैन्य क्रियाकलापों में विशेष रुचि रखती थी, बल्कि वो साधारण स्त्रियों की तरह नहीं थी, साधारण लड़कियों की तरह नहीं थी कि गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलना, बल्कि वो एक वीरांगना थी। अस्त्र और शस्त्र संचालन का वो अभ्यास करने में निपुण थी। नकली वीर रचना करना, सेना का घिराव करना, दुर्ग ध्वस्त करना आदि कार्यों में भाग लेना उसे बहुत अच्छा लगता था। और नाना साहब हैं, उनके साथ है वो खेला करते थे। तो नाना की बहन थी, मुंह बोली बहन थी, और ये सारी कलाएं हैं वो उन्होंने आपस में ही सीखी थी। भाग्य ने रानी को वास्तविक युद्धों में भाग लेने को भी बाध्य कर दिया कि स्थितियां ऐसी पलटी कि रानी को जिन जिन कार्यों का शौक था, जिन अस्त्र शस्त्रों के संचालन का शौक था, या वो इस काम में निपुण थी, और वही जो है विवाह के पश्चात भाग्य की ऐसी विडम्बना रही कि रानी को इन युद्ध क्षेत्रों में वास्तव में भाग लेना पड़ा। रानी एक तेजस्वी वीरांगना थी, तेजस्वी, तेज से भरी हुई, निडर, साहसी और पराक्रम से भरपूर, शौर्य, सारे गुण उसके अंदर मौजूद थे। तो डलहौजी की धमकी से न घबराने वाली रानी ने समर्पण की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। जहाँ बड़े बड़े रियासत के शासक हैं वो डलहौजी के आगे सिर झुक रहे थे, लेकिन रानी जो कि उस समय महिला थी, एक नारी थी, लेकिन वो वीरांगना झुकी नहीं, बल्कि उसने अपनी रियासत के लिए, अपने न्याय के लिए उसने संघर्ष का रास्ता चुना। उसने वीरता के साथ अपने सीमित संसाधनों से अंग्रेजी सेना को कई बार है वो परास्त भी किया। कीर्तिमय मृत्यु का वरण है रानी ने किया है, यानी कीर्तिमय यानी नाम अमर कर जाने वाली मृत्यु। रानी ने अकेले ही अभिमन्यु की तरह युद्ध को करते हुए, अभिमन्यु जो कि महाभारत काल का वीर था, अर्जुन का पुत्र था, और जब कौरवों ने अभिमन्यु को घेर लिया था तो वो युद्ध करता रहा, और वो अकेला इस चक्रव्यूह के अंदर फंस गया था। तो उस चक्रव्यूह के अंदर तो वो चला गया, अनेक युद्धों को उसने मार गिराया, लेकिन चक्रव्यूह के अंदर से उसे बाहर निकलना नहीं आया और वो वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक रानी को भी इसी प्रकार से अंग्रेजों ने घेर लिया था, लेकिन उसे सैन्य में से बाहर निकलना आता था, वो सैन्य को पार करके भी आगे निकल गई। अद्वितीय नारी शक्ति का परिचय देते हुए वो रणभूमि में उसने मृत्यु का वरण किया, और इस प्रकार से उसने मृत्यु का वरण तो किया, लेकिन फिर भी वो एक साधारण स्त्री की तरह नहीं मरी, बलिदान नहीं हुई, बल्कि अद्वितीय तेजस्वी नारी के रूप में, ओजस्वी नारी के रूप में, एक वीरांगना के रूप में, और देश के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने अधिकारों के लिए जो है, अपनी जनता की रक्षा की खातिर है वो रानी है, वो रणभूमि में जो है बलिदान होगी, या कह सकते हैं कि रणभूमि में मृत्यु का रानी ने वरण किया। रानी का चरित्र एक आदर्श वीरांगना की सभी विशेषताओं से सुशोभित है। तो इस प्रकार से रानी एक आदर्श वीरांगना, एक अमर नारी, एक ऐसी स्त्री जो कि सभी के लिए, नर और नारी, स्त्री और पुरुषों सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत जो है रानी हमेशा रहेगी।